खून की होली दोस्तों, ये कवर चित्र है। जयपुरम राज्य का युवराज चंद्रहंस वन में अखरोट खेलने आया हुआ है था। तभी आ बचाओ और आवाज़ की दिशा में आई है नारी की आवाज़ थी, और वह उजाड़ी के के उस पार से पहुंचा। ओह, यह कोई युक्ति डूब रही है। छवाक। अगले ही पल चंद्रहंस तैर कर युक्ति के पास पहुंचा। उसे पकड़कर वह पुनः तट की ओर लौट पड़ा और तट पर आकर इतनी सौंदर्यवती हुई, तुम आत्महत्या क्यों करने चली थी? मैं आत्महत्या करने नदी में नहीं गई कूदी थी, अपुति मेरा पाँव फिसल गया था, इसलिए मैं नदी में गिर गई थी। फिर तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो कि आत्महत्या करने वाले को बचाव के लिए नहीं चलाते? ओह, सुंदरी वर्धन होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी हो, लेकिन कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गरिमा है। मैं मंगलगढ़ की सेनापति की पुत्री हूँ, और मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम चंद्रहास है और मैं जयपुरम का युवराज हूँ। ओह, तुम जयपुरम के युवराज हो? हाँ गरिमा, तुम्हारे तुम्हारे रूप ने मुझे जादू कर दिया है। तुमसे मेरी जीवन संरक्षी बनना पसंद करोगी? युवराज के शब्द मुंह से निकलते से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेते तो अच्छा होता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती और सामान्य नहीं है कि कहीं भी उन्हें ब्याह दिया जाए। यह तुम क्या कह रही हो गरिमा? जानती नहीं? शायद मेरी माँ भी तुम्हारे राज्य के राजा की बेटी है। अपनी माँ के बारे में मुझसे बात न करो तो ठीक रहेगा। और यह कहकर गरिमा अपने घोड़े पर सवार हो गई, और फिर उसने अपने घोड़े को ऐड लगाई, रुको गरिमा, रुको तो सही। और गरिमा का घोड़ा उसकी नज़रों से ओझल हो गया। गरिमा का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा क्यों दिया? उसने यह क्यों कहा कि मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती और सामान्य नहीं है कि कहीं भी उनसे ब्याह किया जाए? और मंगलगढ़ यहाँ से कुछ कोस ही दूरी पे है। मुझे इसी समय वहाँ जाकर इसके नाना जी से गरिमा द्वारा विचित्र व्यवहार का विषय में पूछना चाहिए। और चंद्रहांस उसी समय अपने घोड़ा को मंगलगढ़ की ओर दौड़ा दिया। और जब वह मंगलगढ़ पहुंचा, नाना जी प्रणाम। ओ जीते रहो चंद्रहांस। और कुशल आदान प्रदान के पश्चात, कहो चंद्रहांस, आज अचानक ननिहाल की कैसे याद आ गई? और तब चंद्रहांस ने गरिमा की मुलाकात के विषय में सविस्तार राजा नागेंद्र को बताया। नाना जी, गरिमा ने मेरी माँ महारानी मालती के विषय में कहा कि उसने मुझे विषय में बात न करूं तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ मेरे परिणय प्रस्ताव को कह कर ठुकरा दिया कि मंगलगढ़ की कन्याएं इतनी सस्ती नहीं है, सामान्य नहीं है कि जो कहीं भी ब्याह कर दी जाए। गरिमा ने ऐसी बात क्यों कही नाना जी? ओह, तो आज चंद्रहांस पुनरावृत्त हो पुनरावृत्त होने जा रहा है क्या? राजा नागेंद्र को सोच में डूबा देख, नाना जी, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बेटा चंद्रहांस, इन बातों के विषय में अपनी माँ से जाकर पूछो तो वह सब जानती है। ठीक है नाना जी, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। आप पर आपको एक बात और बता दीजिए, गरिमा को मेरा अपमान किया है। हर हालत में उससे ब्याह करके उससे अभिमान को तोड़ना चाहता हूँ। अच्छा नाना जी, अब मैं चलूँगा। मैं पिताजी महाराज और रानी माँ को बताए बिना यहाँ आया था, और जयपुर में मेरी खोज कर रहे होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटे।
और चंद्रहास अपने सैनिकों के साथ मंगलगढ़ की ओर में जयपुर जयपुर में लौटा पड़ा। और काफ़ी दूर तक पहुंचा था कि तभी उसे याद आया, मेरी तलवार। लगता है मंगलगढ़ के राजमहल में नाना जी के कक्ष में ही चौकी पर रह गई है। और उसने एक सैनिक को आदेश दिया, मेरी तलवार मंगलगढ़ के नाना जी के कक्ष में रखी है गई है, जाकर उसे ले आओ। तब तक हम यहीं रुके हैं। जो आज्ञा राजकुमार। और सैनिक मंगलगढ़ की ओर वापस लौट पड़ा और सिर दी वह तलवार लेकर वापस लौटा। तलवार आसानी से मिल गई। हाँ युवराज, किसी ने तलवार को छुआ भी नहीं था। मुझे उसने कहा कि तलवार मैंने आपको आप उठा लूँ। ओह नाना जी, क्या कर रहे थे? क्या वह मुझे याद कर रहे थे? सैनिक चुपचाप खड़ा देख रह गया। उन्होंने मेरे विषय में कुछ पूछा, फिर भी सैनिक चुपचाप खड़ा रहा। सैनिक, तुमने मेरे प्रश्न का वो जवाब क्यों नहीं दिया? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? युवराज, आप मुझे तलवार लाने भेजते तो ठीक रहता। क्या मतलब? क्षमा करें युवराज, आपकी तलवार लेने मंगलगढ़ के महल में पहुंचा तो एक दासी उस स्थान पर दूध से एक दासी उस स्थान को दूध से धो रही थी जिस स्थान पर आप बैठे आपके नाना जी के वार्तालाप किया था। यह बात समझ में नहीं आई। और उस स्थान से कुछ देर पहले चंद्रहांस बैठा, उस स्थान पर दूध से धुलाने का क्या आवश्यकता पड़ गई? जब मैंने तलवार उठाकर कक्ष से बाहर निकला। क्यों भाई, तुम बता सकते हो उस स्थान को दूध से क्यों धो रहे हैं जिस स्थान पर युवराज चंद्रहांस कुछ देर पहले बैठे थे? वह स्थान शुद्ध पुत्र के असर पर प्रतीत हो गया है, अतः शुद्ध किया जा रहा है। ओह, शुद्ध पुत्र? शुद्धा पुत्र? किसे शुद्धा पुत्र कह रहे हो भाई? तुम्हारे युवराज चंद्रहांस को। और किसे कह रहा हूँ? क्या बक रहे हो तुम? जानते नहीं युवराज की माँ मालती तुम्हारे महाराज नगेंद्र की बेटी है? तो क्या हुआ? तुमने यह अभिमान है कि तुम्हें अरे महाराज मंगलम राजपरिवार की कन्या से ब्याही गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ मालती हमारे महाराज नागेंद्र की रखी हुई एक शूद्रा की दासी की लड़की है। ओह, इतना बड़ा धोखा! हम इतने मूर्ख नहीं हैं जो उस समय अपनी कुलीनता छोड़ तुम्हारे महाराज के दबाव में आकर मंगलगढ़ की राजवंश की कन्या को उसके साथ ब्याह देते। ओह, उस सैनिक ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ युवराज, उसकी इसी बात त्रिकाश मेरे मन सुनकर मुझे वहाँ से आना भारी हो गया था। मैं अभी जाकर उस सैनिक को मदद करता हूँ। नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिएगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले अपनी रानी माँ से इस विषय में पूछताछ कर लीजिएगा। वो आपको विषय में ठीक से सही बता सकती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो सैनिक। वो चंद्रहास जयपुर वापस लौटकर अपने मन में बुरी तरह बेचैन था। रानी माँ इस समय दरबार में पिताजी महाराज के साथ होगी, वहाँ ही चलना चाहिए। और दरबार में पूछा, आओ गए युवराज चंद्रहांस, अखरोट खेल लाए? हाँ पिताजी महाराज। और वह अपनी माँ मालती से उन्मुख हुआ। माँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगी। पूछिए युवराज, मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? तो बताओ माँ, मंगलगढ़ महाराज नगेंद्र कौन सी रानी की संतान है? यह तुम कैसा प्रश्न पूछ रहे हो युवराज? माँ, तुमसे मेरे प्रश्न का हर हालत में उत्तर चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी
उजुल फुलजूल प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी, जिस प्रश्न का कोई औपचारिक नहीं है। औपचारिक कैसे नहीं है? एक बेटे को माँ की सच्चाई जानना चाहता है और माँ सच्चाई जानने के लिए उसे सच्चाई छिपा रही है। आज तुम बड़ी बढ़ के बातें कर रहे हो युवराज। युवराज, अपनी राज मर्यादा को तनिक ध्यान नहीं है। भले दरबार में अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? क्षमा करें पिताजी। महाराज, माँ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जानते हुए भी नहीं दे रही है। महारानी मालती, युवराज को बता दीजिए अपनी माँ का नाम। अब मैं इसे कैसे बताऊं महाराज कि आप एक रानी और एक सनातन, एक अपिति, एक शूद्र दासी की पुत्री हैं। राजहंस, ओह राजहंस, जानते हो तुम क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा पिताजी। महाराज, सही कह रहा हूँ, और सच्चाई क्या है यह आप जान सकते हैं। मालती, सच सच बताओ, क्या चंद्रहंस ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है? जी महाराज। क्या इसका मतलब यह हुआ तुम वास्तव में एक शूद्र दासी की पुत्री हो? जी महाराज। मेरी माँ यामिनी चंद्र नागेश महल में शूद्र दासी थी। ओह, आखिर यह सब क्या है? गोरखधंधा है। यदि तुम वास्तव में एक दासी की पुत्री हो तो राजा नागेंद्र ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, कैसे किया? हमें विस्तार से बताओ मालती। ठीक है, मैं आपको प्रारंभ से ही बताती हूँ, सुनिए। आज से 26 वर्ष पूर्व की बात है, जब आपका दूत अपना पत्र लेकर मंगलम राज्य निगंदर सिंह के पास पहुंचा। राजा निगंदर, हमने सुना है तुम्हारी पुत्री मालती अति सुंदरी है। हम अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। आशा करता हूँ तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार हो। राजा सूर्यहंस जयपुरम। और पत्र पढ़कर नागेंद्र सोच में पड़ गया। राजा सूर्यहंस जैसा विलासी चरित्र राजा से भला मैं अपनी बेटी कैसे ब्याह सकता हूँ? तभी महाराज का यह पत्र आपके नाम है। और दूत ने से लेकर पत्र नागेंद्र को पत्र पढ़ा। हाँ राजा नागेंद्र, यदि आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो उस सूरत में हम मंगलम के ईंट बजा देंगे और मंगलम मानव रहित बना देंगे। राजा सूर्यहंस, ओह, राजा सूर्यहंस ने धमकी दी है? पर सूर्यहंस को धमकी में दम है। एक विशाल सेना का स्वामी है और पल भर में हमारे राज्य को तहस नहस कर सकता है। और राजहित के लिए हम राजा सूर्यहंस का यह प्रस्ताव मानकर आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। और यह निर्णय उन्हें दूत से कहा। हमने तुम्हारे राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उनसे कहना आज से 10वें दिन बरात लेकर मंगलगढ़ आ जाए। जो 11 दिन। और सूर्यहंस के पास जाकर दूत ने यह सूचना दी। ओह, आज बहुत खुश हूँ रंभा। आज हमारा मदिरा का प्याला खाली न होने पाए। आज हम जी भर के पिएंगे। और राग विलास महफिल कई दिन तक चलती रही। और 10वें दिन सूर्यहंस की बारात मंगलम पहुंची और उधर बारात की आभक्ति की जा रही थी। दूसरी ओर मैं एक विलास चरित्रहीन व्यक्ति का विवाह नहीं करूंगी। बारात को द्वार पर आ पहुंची है। अब मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? हीरा चाट कर अपनी जान दे देती हूँ। और मालती ने हीरे से जड़ी अंगूठी को निकालकर उसे हीरा चाट लिया और सिर दिया। आह राजकुमारी जी। और पल भर में ही राजकुमारी मालती प्राण त्याग दिए। वो लगता है राजकुमारी ने हीरा चाट लिया है। ओह। और जब यह सूचना राजा निरंजन तक पहुंची, ओह, यह क्या हो गया? नगरंतर भागा भागा महल में पहुंचा। बेटी, तूने यह क्या किया? स्वामी, अब क्या होगा? बारात द्वार पर खड़ी है।
राजा सूर्यांश दुर्घटना का पता चलेगा तो वह क्रोध से बावला उठेगा और वह क्रोध में वह सब कुछ भी कर सकता है। ओह, तब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी, कैसी विडंबना है। मंगल गान गाए जाने जा रहे हैं, मौत का सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। उसी समय दासी केतकी ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, आपको प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। और शोक में डूबे नागेंद्र ने जब सिर उठाकर देखा, ओह, दासी होकर भी यह एक कन्या कितनी रूपवती है। कौन कह सकता है यह दासी कर्म करती होगी। उसी समय उसके दिमाग में कुर्ता, यह दासी हमें संकट की इस घड़ी से उबार सकती है। और वह विचार आती हैं, ओ महाराज, ये आप क्या रहे हैं? बेटी, तुम इस पगड़ी की लाज बचा लो। महाराज, बेटी, बारात द्वार पर खड़ी है। राजकुमारी मालती ने अत्यंत कर ली है। अत्यंत इस घड़ी में तुम मालती बन सकती हो। राजकुमार मालती बन जाओ। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। बेटी, इस राज्य की बचाने के लिए तुम्हें अपना अशिष्ट तो बलिदान देनी पड़ेगी। और राजकुमारी मालती का नाम धारण करके सूर्यांश से विवाह करना होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं एक शूद्र दासी हूँ की पुत्री हूँ। इस बात को केवल हम और मंगलम लोग जानते हैं। राजा सूर्यांश मालती ही समझेगा, उसे मालती को देखा नहीं है। महाराज, आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। मैं अपनी माँ से पूछे बिना यह विषय में कुछ भी नहीं कर सकती। तब उसकी माँ दासी यामिका को बुलाया गया और जब सारी बात बताई गई, बेटी राधिका, हमने इस राजवंश का नमक खाया है। उस नमक का हक अदा करने में हमें समय आ गया है। तुम्हें राजकुमारी मालती बनना होगा और फिर मुझे दुल्हन बनाया गया और मालती के रूप में आपसे साथ विवाह किया। विवाह के पश्चात जब मैं सूर्यम आई, ओह मालती, हमारे विषय में जैसा सुना था तुम वैसे ही खूबसूरत हो। और महाराज, यह मेरी कड़वी सच्चाई। ओह ठगनी, तूने मेरे राजवंश में प्रवेश कर कलंकित कर दिया। इसलिए हम इसी वक्त तुम्हें महारानी पद से मुक्त करते हैं। इसके साथ ही हम तेरी कोख से जन्मे चंद्रहांस युग से पद युवराज का पद वापस ले रहे हैं। और महाराज, मैं दासी थी और दासी ही रहूँगी। मुझे अपने चरणों की दासी बने रहने दीजिए। मुझे मेरा अधिकार न छीनो। हट दूर हट कुलटा। आज हम राजवंश की समझ कर गले लगाते रहे और गले लगाने अब हम तुझे जीवित नहीं रहने देंगे। और तलवार खींची, चल। मर गई। और सूर्यांश चंद्रांश को देखा, तुम भी यहाँ खड़े खड़े हमारा पद छीन लिया गया है। अब यहाँ तुम्हारा क्या काम? मैं अपने अधिकार को यूँ नहीं छीनने जाने दूंगा पिताजी महाराज। और आगे बढ़कर राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज युवराज के पद के कारण जो गौरव मुझे प्राप्त था मुझसे छीन लिया गया है। इसका कोई और मजाल नहीं छीन लिया गया है। इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। पर मेरी दोनों बुझाएं में मेरा पास है। बुझाएं तो मेरे पास ही रहेंगी। इसमें जो बल है कहीं नहीं जाएगा। आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इन बुझाओं में बहने वाला रक्त किसका है, मेरी माँ या मेरे पिता का? निसंदेह पिता का। माता का अवशेष पिता के पुत्र पर अधिक होता है। जब मेरे शरीर में सूर्यांश का रक्त बह रहा है तो मेरा पद क्यों छीना जा रहा है राजपुरोहित जी? हाँ, यह बात विचारणीय है। और राजपुरोहित ने राजा सूर्यवंश से कहा, महाराज, चंद्रहंस आपका पुत्र है, इसलिए आप युवराज का पद नहीं छीन सकते। ओह, तब अपना आदेश वापस लेते हैं
हैं। चंद्र युवराज घोषित करते हैं राजपुरोहित जी। और दासी राधिका का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया। उसी रात इससे पहले पिताजी महाराज कभी मेरा विरोध की घोषणा करते, मुझे अपने रास्ते से हटाकर राज दरबार में संभाल लेना चाहिए। और उस रात सेवक मदिरा लेकर राजा सूर्यांश के कक्ष में जा रहा था। धान मदिरा पात्र में यह चूर्ण डाल दे। युवराज, यह चूर्ण कैसा है? यह विष है दानू। विष? हाँ दानू, सुन, विष भरी मदिरा पीकर पिताजी महाराज सुरक्षित हार जाएंगे। मैं जयपुर का राजा बन जाऊंगा, तुझे अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा। सच? हाँ दानू, बस तू हमारा काम कर दे। अच्छा युवराज। और दानू ने मदिरा पात्र में विष मिला दिया और पश्चात वह मदिरा सूर्यांश के कक्ष में रख दी। और जब वह कक्ष से बाहर गया, अब मुझे रास्ते से हटा देना ही ठीक रहेगा, वरना कभी भी तू मेरा भांडा फोड़ सकता है। और जैसे दानू समीप से गुजरा, कौन? कच्छ। और दानू को खींचते हुए चंद्रहांस ने तहखाने में डाल दिया और वह रात को गहरी नींद सोया। कुर्र। और सुबह एक सेवक ने उसे जगाया, उठिए, अनर्थ हो गया, महाराज सुरक्षित आ रही है। खर्र। और चंद्रहांस ने आंखें खोली, सेवक की ओर देखा। क्या बक रहा? रात को पिताजी महाराज बिल्कुल ठीक थे। मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज, महाराज ने अपनी सैया कक्ष में मृत पड़ी हैं। ओह। और चंद्रहांस दौड़ता हुआ सूर्यांश से कक्ष में पहुंचा। पिताजी महाराज, महाराज, युवराज, ऐसा लग रहा है जैसे कल घटना से महाराज ने कल अधिक मदिरा का सेवन कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और राज के सम्मान के साथ सूर्यांश का अंतिम संस्कार किया गया। किसी को कानो कानो या भनक नहीं पड़ी कि महाराज मरे नहीं, मारे गए हैं। और चंद्रहांस को निरोध ही जयपुर का राजपाट मिल गया। राजा बनने के पश्चात मेरे बैठने का कारण उसी स्थान को है अदृश्य मानने वाले उस बूढ़े राजा नरेंद्र से नगेंद्र सिंह को बतला कर रहूँगा। चंद्रहंस का अपमान किसे कहते हैं, और उस अभिमानी युक्ति गरिमा के गर्व को चूर चूर करके रहूँगा। अगले दिन उसने अपनी विशाल सेना के साथ मंगलगढ़ पर प्रस्थान किया। और जब उसकी सेना मंगलगढ़ में पहुंची, आज मंगलगढ़ का कोई जीवित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई आए, कोई शस्त्रधारी या निहत्था, स्त्री, बच्चे, बालक, वृद्ध, अतिरिक्त किसी पर दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसान फसल काटता है, वैसे ही प्रकार मंगलम के लोगों को काट डालना। अपने शौर्य के बल मंगलम का सवगढ़ बना दो मेरे बहादुर सैनिकों। और चंद्रहंस के आदेश पर सैनिकों ने मंगलम के ऊपर टूट पड़ी। आह मेरा बच्चा। और मंगल नगर की ऐसा निर्विष्ट और निर्दोष जनता कटती चंद्रहंस की सेना आगे बढ़ती चली गई। और उधर विसर मारकाट देखकर नरेंद्र का हृदय हाहाकार उठा। मौत का यह तांडव को जैसे भी वो रोकना चाहिए। मुझे चंद्रहांस के पास जाकर उससे भयंकर मारकाट रोकने की प्रार्थना करनी चाहिए। और चंद्रहांस से मिलने पर जब वह चंद्रहांस के पास पहुंचा, आइए नाना जी, महल को धो लीप लिया न, शुद्ध दासी पुत्र के सास अपवित्र मंगल लोगों के रक्त से शुद्ध कर लिया और बाहर भीतर जगह पवित्र हो सके। चंद्रहांस, आखिर तुम मेरे देवते हो, मुझे क्षमा करो। मेरे बुढ़ापे में न जाने और न बिगाड़ो। मेरे अकेले का पाप का दंड मंगलगढ़ के निवासी को क्यों दे रहे हो? मेरे पाप के लिए केवल मुझे ही दंड दो। बूढ़े मेरे नाना है। बूढ़े तू मेरा नाना, जा, अभय दान देता हूँ, भाग जा यहाँ से। मुझे अकेले को
नहीं चंद्रांश, मंगलम की प्रजा को भी बचाओ। इन बालकों, स्त्रियों और बूढ़ों पर दया करो। दया किसे कहते हैं बूढ़े? शत्रु को दया करना मूर्खता है। चंद्रांश, मेरी एक विनती है। मैं अपने पापों का छोटा सा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इतनी इच्छा पूरी करने दोगे? बोलो, जल्दी बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी बूढ़े? नदी के उस पानी में एक डुबकी लगा लूं और तब तुम इस श्रृंगार को रोक दो। जब तक मैं नदी से बाहर न निकलूं तब तक मंगलगढ़ का नागरिक जान बचाकर भागना चाहे उसे भाग जाने देना मेरा छोटा सा प्रायश्चित है। आशा करता हूँ कि बूढ़े नाना को इतनी बात से इनकार नहीं करोगे और मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। अच्छी बात है। जब तक हम सांस लेते रहेंगे, जाओ नदी में डुबकी लगाओ। और पहले तुम वचन दो, मेरे नदी में घुसने के बाद तुम मुझे दिए गए वचन से मुकरोगे नहीं। एक क्षत्रिय अपने वचन पर अटल रहेंगे। अच्छा, दिया वचन। और चंद्रहास ने निर्देश पर नरसंहार रोक दिया और निगंदर ने नदी में डुबकी लगाई। इधर लोग अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग निकले और समय बीतता गया। नागेंद्र नदी से सिर बाहर नहीं निकाला। ओ बूढ़ा, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? वह बाहर निकले तो सेना पुरस्कार का आदेश दूं। लगता है बूढ़े ने प्राण ध्यान का अभ्यास कर रखा है। नदी में डूबने कर अधिक नहीं तो 5,500 प्राण तो बचा कर ही कुछ पुण्य कमा लेगा। और कुछ समय बीता। बूढ़े निगंदर ने तो इस बहुत देर लगा दी। इस प्रकार बहुत से लोग हाथ से निकल भाग जाएंगे। और कुछ समय और बीता। सेनापति चंद्रहास ने कहा, महाराज, लगता है बूढ़ा धोखा देकर पानी के नीचे नीचे दूर निकल गया। ऐसा लगता है बूढ़ा अंदर किसी गुप्त मार्ग से दूर निकल गया है। चंद्रहास ने सैनिक को आदेश दिया, अंदर नदी में कूदकर बूढ़े को खोज करो। अगले ही पल और तट पर पहुंचकर नागेंद्र ने खोज में जुट गई। और कुछ देर बाद एक सैनिक नदी से बाहर निकला। ओह, यह तो पेड़ की जड़ से निकट। ओह, यह क्या? सैनिक किसी पेड़ की जड़ निकाल कर लाया है और बूढ़ा नागेंद्र चिपका हुआ है। यह तो मर गया है। लगता है नगर के लोगों की जान बचाने के लिए नागेंद्र ने जानबूझकर पेड़ की जड़ से चिपक कर जान दे दी। शायद नागेंद्र सिंह मन में विचार उठ रहा होगा, जितनी देर वह नदी में रहेगा उतनी देर तक प्रजा निडर होकर भाग कर अपनी जान बचा सकती है। तभी देख लिया चंद्रहास, मंगलगढ़ के लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं। चंद्रहास ने चौंक कर देखा। ओह गरिमा, तुम कहो चंद्रहास, अब श्रृंगार में तुम क्या मिला? और कुछ मिला या ना मिला, मुझे तुम्हें हासिल करने के यहाँ से जाऊँगा। दिन में खुली आंखों से सपन देख कर चंद्रहास मेरे हाथ नहीं आने वाली। सैनिक को पकड़ लो इसे। गरिमा के पास पहुँचते ही पहले कटार निकाली और गरिमा ने हंसते हंसते मौत को वर्ण कर लिया। नागेंद्र सिंह की तरह। ओह, इस देश के निवासी कितने जाबाज निडर हंसते हंसते प्राण की बलि दे डालते हैं। चंद्रहास जैसे आया था वैसा ही जयपुर वापस लौट गया। समाप्त दोस्तों।